गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा। कल हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि की, विश्व में प्रादेशिक वितरण की बात चल रही थी। हमने एशिया की बात की थी, आज हम बात किसकी करेंगे? यूरोप की। कल हमने बताया था कि एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, उसके बाद भारत है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हमने क्रम बताया था। आज हम बात करेंगे यूरोप की। सेकंड यूरोप। देखिए क्या हुआ कि एशिया की बात की थी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं स्थल भागों से। इसलिए जो जनसंख्या घनत्व है इन तीनों ही महाद्वीपों में अधिक पाया जाता था। तो हम कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से एशिया की तरह प्रारंभ से ही इसमें भी सघन जनसंख्या निवास करती थी। 1750 की अगर हम बात करें तो यूरोप की जनसंख्या थी उस समय 1750 ईस्वी में यूरोप की जो जनसंख्या थी 14.4 करोड़ थी। 14.4 करोड़ थी। फिर आगे अगर हम बात करें कि 2001 या 2011 की अगर हम बात करें, 2011 ईस्वी में हो गई 74 करोड़। 1750 की बात करें कितनी थी? 14.4 करोड़ थी। और 2011 की बात करें 74.0 करोड़ या 74 करोड़ क्या हो गई थी? यूरोप की जनसंख्या हो गई थी। कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जैसे ही औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार हुआ और चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने से क्या हो गई? मृत्यु दर में कमी आई। क्या आई? मृत्यु दर में कमी आई। और मृत्यु दर में कमी आएगी तो जनसंख्या में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी कारण या इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी जब आई, तीव्र औद्योगिकरण हुआ। 19वीं शताब्दी में तीव्र औद्योगिकरण हुआ, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, नगरीयकरण हुआ और इन सब के कारण रोजगार के जो अवसर थे वो बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ने से जनसंख्या में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। और 1750 से 2011 के मध्य जो जनसंख्या थी उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई। पहली जो लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जो जनसंख्या थी का सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ? जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आने लगी। देखिए क्या होगा? मानव संसाधन अनुपात होता है। अगर मानव संसाधन अनुपात संतुलित है तो जीवन स्तर उच्च रहता है। अगर जनसंख्या जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, मानव जो संसाधन अनुपात है वह क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, जिससे जो जीवन स्तर है उसमें गिरावट आना प्रारंभ हो जाती है। तो इन्होंने कहा पहले तो कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे जो बढ़ती जनसंख्या थी, सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ता गया और यही कारण है कि जिससे जीवन स्तर गिरने की संभावनाएं प्रबल होती गई। आगे इन्होंने बात की कि यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने की संभावनाएं उनमें पाई जाती हैं। संकल्पना उन्होंने बनाई और उन्होंने क्या कर दिया? 1900 से 1950 के मध्य 1900 से 1950 के मध्य यहाँ पर जनसंख्या में क्या आई? गिरावट आई। पढ़े लिखे थे, समझदार थे। दूसरा मुख्य रीजन ये था कि जैसे ही जनसंख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी जीवन स्तर क्या होगा? गिरना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 1900 से 1950 के मध्य क्या आई? जनसंख्या में गिरावट आई। अगर 1950 से 2018 के दौरान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई थी। एक होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। कई देश ऐसे थे जिसमें ऐसे थे जो उनकी जनसंख्या पहले थी उससे भी कम जनसंख्या उनमें पाई जाती थी। कह सकते हैं कि जन्म दर को उन्होंने अत्यधिक कम कर लिया था, जिसके कारण उनकी जो जनसंख्या थी उसमें क्या आई? कमी आई। दूसरा इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, यूरोप जनसमूह के जो लोग होते हैं प्रवास करके अन्य महाद्वीपों में चले गए, जिसके कारण भी सन 1950 से 2018 तक क्या हुई थी? यहाँ पर जनसंख्या
कि वृद्धि तो हुई, लेकिन कुछ देशों में यह वृद्धि किस प्रकार की रही, ऋणात्मक रही। जैसे ही यूरोप जो महाद्वीप है, समूह है, उसमें जनसंख्या बढ़ी, लेकिन नए क्षेत्रों की खोज की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की तरफ क्या कर गए, यूरोप के जो निवासी थे वो प्रवास कर गए, जिसके कारण यूरोप की जनसंख्या तो कम हो गई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। तो उन्होंने कहा कि इसके कारण भी क्या हुआ, जनसंख्या में तो बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, उसमें वृद्धि किस प्रकार की रही, ऋणात्मक रही। क्यों रही, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो प्रवास करके दूसरे महाद्वीपों में चले गए, स्थानांतरण कर गए। तो जिस आधार पर उन्होंने कहा कि 2030 की अगर हम बात करें तो यूरोप की जनसंख्या 75.1 करोड़ हो जाएगी। 2030 में यूरोप की जनसंख्या, यूरोप की जो जनसंख्या है उसमें बताया कि कितनी हो जाएगी, 75.1 करोड़ हो जाएगी। और 2011 में है 74 करोड़, 2030 में है 75.1 करोड़। तो जनसंख्या में जिस अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए उस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। और अब ये बता रहे हैं कि 2050 में जो घटकर 2050 में घटकर कितनी हो जाएगी, 73 करोड़, 73 करोड़ हो जाएगी। यहाँ देखिए 2030 में 75.1 करोड़ हो जाएगी, लेकिन 2050 तक वापस घटकर कितनी हो जाएगी, 73 करोड़ हो जाएगी। और होने का अनुमान बताया उन्होंने। मुख्य रीज़न क्या था कि जो यूरोप के जो निवासी हैं उनकी एक मुख्य संकल्पना थी कि अपना जीवन स्तर है वह उनको उच्च ही बनाए रखना है, जीवन स्तर में गिरावट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ देशों में जो जनसंख्या वृद्धि थी वो किस प्रकार की रही, ऋणात्मक रही। 1950 के मध्य क्या रही, वहाँ पर जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई, या जो जनसंख्या की वृद्धि थी वह क्या रही, धीमी गति रही। और यही कारण था कि यूरोप के जो लोग थे वो तो जैसे ही जनसंख्या वृद्धि हुई और अपना उच्च जीवन स्तर बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ से लोग पलायन कर गए, प्रवास कर गए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में प्रवास कर गए, जिसके कारण यूरोप की जनसंख्या तो कम हो गई, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या बढ़ गई। तो यूरोप की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि होते हुए भी क्या हुआ, यूरोप की जनसंख्या कम हुई। और इसके अलावा उन्होंने दूसरे कारण भी बताए थे कि 19वीं शताब्दी की 20वीं शताब्दी की उन्होंने बात करी कि यह वृद्धि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें ऋणात्मक रही। देखिए ये वृद्धि होती है दो प्रकार की, एक होती है धनात्मक, दूसरी होती है ऋणात्मक। धनात्मक में वृद्धि होती है, ऋणात्मक में जो संख्या होती है उसमें कमी आती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो क्या है, ऋणात्मक वृद्धि है। 75 से कितने पे आ रहे हैं, 73 पे आ रहे हैं, ऋणात्मक घटते हुए क्रम में। यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है 2011 से 2030 के बीच, ये किस प्रकार की हो रही है, धनात्मक हो रही है, क्योंकि इसमें वृद्धि हो रही है, इसमें कमी हो रही है। तो ये किस प्रकार की है, इसमें ऋणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, तो यही कारण था कि 2050 तक जो जनसंख्या थी वो घटकर कितनी रह जाएगी, 73 करोड़ जनसंख्या रह जाएगी। दूसरा इन्होंने बताया कि वर्तमान में रूस, फिनलैंड, एस्टोनिया की जो जनसंख्या वृद्धि है वो 0.1 और यूक्रेन की -0.5, हैंगरी की -0.4 है। कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है उसमें भी क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। यह जो घटती जनसंख्या है ये राष्ट्रीय समस्या मानी जाती है। राष्ट्रीय समस्या इसलिए मानी जाती है क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए नवयुवकों की आवश्यकता होती है, युवा शक्ति की आवश्यकता होती है। और जब जन्म दर इतनी कम होगी कि जो जनसंख्या है उसमें भी क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो ऐसे देशों के लिए यह राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। यूरोप में जो यूक्रेन की जनसंख्या है 2011 की तुलना में 2.5 मिलियन क्या हो गई, कम हुई है। 2011 की तुलना में 2.5 मिलियन जो जनसंख्या है वह क्या हो गई, कम हो गई। यूरोप का एक देश है यूक्रेन, जहां जनसंख्या किस प्रकार की, ऋणात्मक जनसंख्या पाई जा रही है। वहाँ 2011 की अगर हम बात करें तो जनसंख्या में और अधिक कमी आ गई। यूक्रेन की जनसंख्या 2011 की तुलना में कितनी हो गई, 2.5 मिलियन कम हुई है। तो यहाँ जो जनसंख्या है वह पहले की तुलना में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यूरोप के सामने बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके सामने यह एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। उसका कारण यही है कि देश की रक्षा करने के लिए युवा शक्ति चाहिए, सैनिक चाहिए। तो सैनिक आएंगे कहाँ से, जब जन्म दर ही नहीं होगी या जन्म दर ऋणात्मक में होगी। ये हमने बात की थी किसकी, यूरोप महाद्वीप की। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका को लीबिया कहा जाता था,
ये तीनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसके कारण जो जनसंख्या थी वो इन तीनों महाद्वीपों में फैल जाती थी। और आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका को और एशिया को, मध्य एशिया को क्या माना जाता है, मानव प्रजाति का उद्गम केंद्र माना जाता है, इसलिए वहाँ पर सबसे पहले मानव आया। और यूरोप में औद्योगिक क्रांति आने तथा कोयला पेटी पाई जाती है। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है और यही कारण है कि वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। तट वाले क्षेत्र हैं, उत्तम बंदरगाह हैं, यही कारण है कि जो यूरोप है उसमें सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है। तो जैसे एशिया की हमने बात की थी, एशिया में सघन जनसंख्या बसाव पाया जाता है, उसी प्रकार से ही प्राचीन समय से लेकर यूरोप में भी क्या पाई जाती थी, सघन जनसंख्या पाई जाती थी। 1750 की बात करें, 1750 में यूरोप की जो जनसंख्या थी 14.4 करोड़ थी और 2011 में कितने हो गई, 74 करोड़ हो गई। बात करते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी क्यों हुई, क्योंकि रीजन था 18वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुई थी, 1763 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति कब आरंभ हुई थी, 1763 ईस्वी में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, याद रखिए, आगे भविष्य में काम आएंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो जैसे ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, मृत्यु दर में कमी आई। स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार होगा तो क्या होगा, जन्म दर में जो मृत्यु दर में क्या आई, कमी आई, और मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 19वीं शताब्दी की अगर बात करें, औद्योगिकरण हुआ, तीव्र औद्योगिकरण हुआ, नगरीयकरण हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ, जिसके कारण लोगों को रोजगार मिले, और लोगों को रोजगार मिले तो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। और जैसे ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, जनसंख्या में भी वृद्धि होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, धीरे धीरे जो बढ़ती जनसंख्या थी, संसाधनों पर इसका दबाव बढ़ता गया और जो जीवन स्तर है उसमें क्या आनी प्रारंभ हो गई, गिरावट आनी प्रारंभ हो गई। जैसे ही गिरावट आनी प्रारंभ हुई, यूरोप की जो विकसित अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर उच्च जीवन स्तर को बनाए रखने की लोगों ने संकल्पना बनाई कि अपना जो जीवन स्तर है उसको हम उच्च बनाए रखेंगे। यही कारण हुआ कि 1900 से 1950 के बीच जो जनसंख्या थी उसमें क्या दर्ज हुई, गिरावट दर्ज हुई। और 1950 से 2018 के बीच अनेक ऐसे देश थे जिनमें जो जनसंख्या थी वो किस प्रकार की रही, ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित वहाँ पर की गई। ये वाली ऋणात्मक है, 75 से 73 पे आ रही है, ये किस प्रकार की है, ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई। 20वीं शताब्दी की बात करें कि यूरोपीय जनसमूह के लोग थे, जनसंख्या घनत्व तो जैसे ही बढ़ा, अन्य महाद्वीपों की ओर क्या कर गए, प्रस्थान कर गए। यूरोप वाली उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में प्रवास कर गए। और लेकिन कुछ देशों में यह वृद्धि दर ऋणात्मक रही, और जिस आधार पर 2030 में यूरोप की जनसंख्या 75.1 करोड़ और 2050 में घटकर 73 करोड़ रहने का अनुमान है। और यही कारण है कि आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जनसंख्या जो वृद्धि दर है ऋणात्मक चल रही है, और यह उनके लिए एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। रीजन क्या है कि देश की जो सेना है या देश की जो रक्षा करने का कार्य कौन करेगी, सेना करेगी। लेकिन जो जनसंख्या है वह किस प्रकार की होती जा रही है, वहाँ पर ऋणात्मक होती जा रही है, जिसके कारण यह एक राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। यूरोप में एक देश है यूक्रेन, अगर उसकी जनसंख्या की बात करें 2011 से अगर उसकी तुलना की जाए तो 2.5 मिलियन लोगों की जो संख्या है वह क्या हो गई, उसमें कम हो गई। कह सकते हैं कि उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर अंकित की जा रही है। ये हमने बात की किसकी, यूरोप की। और 1763 में क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी, और जिसके कारण क्या हुई थी, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी। थर्ड बात करेंगे, एशिया यूरोप आपके 2 हो गए हैं, तीसरी बात करेंगे। तीसरा क्या है, देखिए, तीसरा अफ्रीका। तीसरा क्या है, अफ्रीका। यूरोप और एशिया की अगर हम बात करें प्रारंभिक काल में, देखिए एक होता है ज्ञात भूभाग। हमारे बहुत सारे महाद्वीप हैं जिनको हमने बाद में खोजा था। उसका कारण क्या था, जो महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसको बोलते थे हम ज्ञात भूभाग, कि ऐसा भूभाग जिसके बारे में हमें जानकारी थी, सही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्ञात भूभाग। कि विश्व के
जो मानचित्र है उस पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके बारे में मानव को उस समय जानकारी उपलब्ध नहीं थी। धीरे धीरे उन क्षेत्रों के बारे में खोजा गया, नए जो द्वीप हैं उनके बारे में पता चला। तो यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञात भूभाग, या उस समय इन क्षेत्रों के बारे में लोगों को जानकारी थी। थर्ड पॉइंट है आपका अफ्रीका। देखिए, एशिया था, यूरोप था, अफ्रीका आपस में जुड़े हुए थे, तो तीनों ही क्षेत्रों में क्या पाई जाती थी? सघन जनसंख्या पाई जाती थी। या हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीका था उसमें भी प्राचीन समय से ही अधिक जनसंख्या निवास करती थी, सघन जनसंख्या निवास करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि मानव बसावट प्राचीन काल से ही रही है, अफ्रीका में भी। अफ्रीका में रही है, जिसके कारण क्या रही है, वहाँ पर भी जनसंख्या जो है वह पर सघन रही है। लेकिन अफ्रीका की अगर हम बात करें, उसका अधिकांश भाग कैसा है? देखिए, कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। बहुत सारे पर्वत हैं, पठार हैं, कालाहारी का मरुस्थल है, तो ये सब कहाँ है? अफ्रीका में है। तो विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो अफ्रीका में किस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं? विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, रोज दोपहर बाद वर्षा होती है, भारी सघन वन पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि वहाँ की जलवायु मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। सही है कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? प्रतिकूल जलवायु है। तो इसमें हम कहेंगे कि अफ्रीका का जो अधिकांश भाग था शुष्क था। मरुस्थल है तो किस प्रकार का है? शुष्क है। मरुस्थल है, वर्षा प्रचुर वन है, सवाना घास पहाड़ी है, पठार से युक्त होने के कारण तथा सघन मानव आवास के कारण क्या रहा है? यह मानव के अनुकूल नहीं रहा है। देखिए, अगर मरुस्थलीय परिस्थितियां हैं, वर्षा वन है, तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो मरुस्थल क्षेत्र जिनमें तापमान अधिक पाया जाता है वो मानव के रहने के अनुकूल होते हैं, और न ही जो वर्षा वन क्षेत्र होते हैं वो मनुष्य के रहने के अनुकूल होते हैं। क्योंकि जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ मानव के जो रोजगार के साधन हैं या अन्य जो कार्य हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती है, और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का घर होते हैं। जैसे ऐसे जो क्षेत्र होते हैं मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा यहाँ पर जो जनसंख्या का बसाव था प्रारंभ की अगर हम बात करें तो मिस्र और भूमध्य सागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें रहा है। यहाँ जो जनसंख्या के बसाव की अगर हम बात करें तो जनसंख्या का जो मुख्य बसाव था मिस्र। आपने नील नदी घाटी की सभ्यता सुनी होगी, आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो मानव था वह कहाँ निवास करता था? इन्हीं नदी घाटियों में निवास करता था। तो मिस्र की जो नील नदी घाटी थी या मिस्र का जो क्षेत्र है और भूमध्य सागरीय जो तटवर्ती क्षेत्र है वो क्या था? जलवायु की दृष्टि से अनुकूल था, और वहाँ पर ही जो उस समय जनसंख्या निवास करती थी। 1650 की बात करें, 1650 की 1650 की बात करें उस समय थी अफ्रीका की जो जनसंख्या थी 10 करोड़ थी, और 1800 में हो गई 9 करोड़। 10 करोड़ थी 1650 ईस्वी में थी 10 करोड़, 1800 में हो गई 9 करोड़। जनसंख्या बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। घट क्यों रही है? रीज़न सुनिए। क्योंकि जो मृत्यु दर है वो क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, मृत्यु दर कैसी पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। प्लेग, बहुत सारी महामारियां आती हैं जिसके कारण जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो किस प्रकार की पाई जाती है? जन्म दर अधिक है तो मृत्यु दर भी अधिक है। मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि अफ्रीका की जनसंख्या 1650 ईस्वी में क्या थी? 10 करोड़ थी, 1800 में 9 करोड़ तक सीमित रही। क्यों रही? सुनिए। अनुपयुक्त जलवायु थी, प्राकृतिक आपदाएं थी, और तीसरा महामारियों की अधिकता थी, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने से जो मृत्यु दर थी वह उच्च थी, 50 प्रति हजार थी। मृत्यु दर क्या थी? 50 प्रति हजार। मृत्यु दर सर्वाधिक 50 प्रति हजार थी। प्राकृतिक आपदाएं थी, अनुपयुक्त जलवायु थी, अनुकूल जलवायु नहीं थी, प्राकृतिक आपदाएं थी, महामारी की अधिकता थी, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार नहीं था, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण क्या हुई? मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई, और मृत्यु दर कितनी हो गई? 50 प्रति हजार। और यही कारण था कि जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी क्या हुई? जनसंख्या में कमी दर्ज की गई। 1900 की अगर हम बात करें 250
1900 तक विगत 300 वर्षों में या 250 वर्षों में केवल 3 करोड़ जनसंख्या ही बढ़ सकी। पिछले अगर 300 वर्षों की बात करें हम 1900 तक या 250 वर्षों की बात करें 1650 से लेकर 1900 तक कितनी, सिर्फ 3 करोड़ जो जनसंख्या थी उसकी क्या हुई, बढ़ोतरी। 1650 में थी 10 करोड़ और 1900 की अगर हम बात करें तो इस 250 वर्षों में 250 वर्षों में हमारी जो जनसंख्या थी उसमें कितनी वृद्धि हुई, मात्र 3 करोड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। और यह वृद्धि भी क्यों हुई, सुनिए उसका भी कारण। 20वीं शताब्दी में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। इस दौरान एक और अधिकांश राष्ट्रों में कृषि उत्पादन बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन बढ़ने लगा तो जनसंख्या भी बढ़ने लगी और यूरोप और एशिया से बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रवास करके कहाँ पर आ गए, अफ्रीका में आ गए। यूरोप और एशिया में प्रवास करके, एशिया से प्रवास करके लोग कहाँ आ गए, अफ्रीका में आ गए। तो अफ्रीका की जनसंख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए यूरोपवासी, कल भी पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो यूरोपवासी थे वो खनिज संसाधनों के प्रति अपनी तकनीकी कौशल विकसित करना या उन खनिज संसाधनों का उपयोग करने के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में भी जाकर उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था। यही कारण है कि अफ्रीका जैसे विषम जलवायु या विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में भी कौन पहुंच गए, यूरोप वाले पहुंच गए अपने तकनीकी ज्ञान और कौशल के कारण, ताकि वो उन खनिज संसाधनों का क्या कर सकें, उनका दोहन कर सकें और जितना भी कह सकते हैं खजाना है या जो पैसा है उसको यूरोप ले जा सकें। तो ये कारण था कि एशिया और यूरोप से भारी मात्रा में लोग आ गए और कहाँ पर रहना प्रारंभ कर दिया, उन्होंने अफ्रीका में रहना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण अफ्रीका की जो जनसंख्या थी 1950 में 12.2 करोड़ हो गई। 1950 में 12.2 करोड़ हो गई। क्यों हो गई भैया, बड़ी क्यों? क्योंकि एशिया और यूरोप से जो लोग हैं वो कहाँ पर आ गए, अफ्रीका में आ गए, जिसके कारण जो यहाँ की जो जनसंख्या थी उसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। और 2001 की अगर हम बात करें 2001 में 81 करोड़ हो गई। 1950 में थी 12.2 करोड़, लेकिन 2001 में कितनी हो गई, 81 करोड़ हो गई। और 2018 की बात करें तो 1051 करोड़ हो गई, 105.1 करोड़। ठीक है, तो ये देखिए 2018 की अनुमानित है कि इतने क्या हो गई, 2011 में ही हो गई। तो 2011 में 105.1 करोड़ क्या हो गई, अफ्रीका की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई। 1950 की बात करें 12.2 करोड़ थे और इन 60-70 वर्षों में 2011 में देखिए आप 105.1 करोड़ हो गई। कितनी तीव्र गति से अफ्रीका की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। कारण क्या था, धीरे धीरे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा तो वहाँ की जनसंख्या में भी क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। लेकिन एशिया और यूरोप से भी लोग प्रवास करके कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका में पहुँच गए, ताकि वहाँ के जो खनिज संसाधन हैं उनका दोहन कर सकें। यूरोप तकनीकी अपने ज्ञान और कौशल की वजह से जाना जाता है। उस तकनीकी का उपयोग करने के लिए तथा वहाँ के खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए यूरोप तथा एशिया के लोग कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका पहुँच गए। इन्होंने कहा कि अफ्रीका में नाइजीरिया है, चाड, कांगो और सोमालिया, ये ऐसे देश हैं जहां हम कह सकते हैं कि विश्व की सर्वाधिक कुल प्रजनन दर पाई जाती है। ये ऐसे अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर विश्व की जो प्रजनन दर है वह सर्वाधिक पाई जाती है। दक्षिणी अफ्रीका की 2018 की अगर हम बात करें 128.4 मिलियन क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, नाइजीरिया की। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, नाइजीरिया की। नाइजीरिया के लिए मैंने एक चीज़ और बताई थी, सर्वाधिक प्रजनन दर पाई जाती है, सर्वाधिक तीव्र गति से वहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है। जहाँ दुगनी गति से होती है, नाइजीरिया में तीव्र गति से 3 गुनी होती है। और यही कारण है कि नाइजीरिया सबसे अधिक जनसंख्या के साथ दूसरे नंबर पर मिस्र और तीसरे पर इथोपिया। सबसे अधिक जनसंख्या नाइजीरिया में, दूसरी मिस्र में और तीसरी इथोपिया में पाई जाती है। तीसरी कहाँ पाई जाती है, इथोपिया में पाई जाती है। आगे कांगो गण है, दक्षिणी अफ्रीका है, बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर हम इन 3 का क्रम करें तो अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या नाइजीरिया में, दूसरी मिस्र में और तीसरी इथोपिया में पाई जाती है। और दूसरी अगर हम इसकी बात करें, नाइजीरिया की टोटल जनसंख्या की बात करें
5 करोड़ जनसंख्या है नाइजीरिया की 2011 के अनुसार। अफ्रीका की जो जनसंख्या वृद्धि है वो सभी महाद्वीपों से अधिक रही है। अफ्रीका की जो जनसंख्या वृद्धि है वह सभी महाद्वीपों से अधिक रही है, क्योंकि अफ्रीका में जो जन्म दर है वह 36 प्रति हजार है। कितना है? 36 प्रति हजार, 1000। अफ्रीका महाद्वीप की जो कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर है सभी महाद्वीपों से अधिक पाई जाती है, और यह अफ्रीकी देशों में जो जन्म दर है वह कितनी पाई जाती है? 36 प्रति हजार से ऊपर पाई जाती है। और पूर्वी तथा मध्य अफ्रीका में यह दर सर्वाधिक पाई जाती है। अफ्रीका की भी अगर हम बात करें पूर्वी भाग की और मध्य भाग की, तो वहाँ पर यह वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या है तीव्र गति से बढ़ती है, और कह सकते हैं कि जनसंख्या की विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। शिक्षा नहीं है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तक पहुँच गए हैं। ये हमने बात की थी किसकी? अफ्रीका की। सुन लीजिए वापस से अफ्रीका महाद्वीप की बात। तीनों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। कौन सा? ज्ञात भूभाग, पहले से ही ज्ञात भूभाग रहा है, जिसके कारण यहाँ पर मानव का उद्गम होने से प्राचीन समय से ही मानव निवास करता रहा है। लेकिन अफ्रीका की अगर हम बात करें, प्रतिकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। शुष्क क्षेत्र, प्रचुर वर्षावन और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण, विषम परिस्थितियाँ होने के कारण यहाँ पर जो मानव बसावट है वह मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है। इसलिए प्रारंभ में जो जनसंख्या पाई जाती थी वह मिस्र तथा भूमध्य सागर के जो तटवर्ती क्षेत्र था वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ? कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। कुछ जनसंख्या में जो वृद्धि थी इस समय की अगर हम बात करें, 1650 में जो अफ्रीका थी उसकी टोटल जो जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या थी 10 करोड़, लेकिन 1800 में कितनी हो गई? 1 करोड़ कम हो गई, और जनसंख्या कितनी हो गई? 9 करोड़ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आती थी, प्राकृतिक आपदाएं आती थी, प्लेग जैसी महामारी आती थी, जिसके कारण क्या हुआ? चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता था, जिसके कारण क्या हुआ? मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई, और जो मृत्यु दर थी 50 प्रति हजार। तो जिसके कारण जितनी जनसंख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई उससे ज़्यादा क्या हो जाती थी? उनकी डेथ हो जाती थी, जिसके कारण जनसंख्या में क्या आई? गिरावट आई। आगे बात करें, 1650 से लेकर 1900 तक 250 वर्षों में सिर्फ 3 जो करोड़ व्यक्ति हैं उनमें बढ़ोतरी हुई, 3 करोड़ की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और उसके बाद क्या हुआ? जो 19वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय यहाँ पर, या 18वीं शताब्दी की बात करें, कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से यहाँ पर जनसंख्या में लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिलने से क्या हुई? जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन कुछ बढ़ोतरी किसने की? यूरोप तथा एशिया में, एशिया ने की, क्योंकि ये लोग खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए कहाँ, अपने तकनीकी कौशल का उपयोग करने के लिए कहाँ पहुँच गए? अफ्रीका में पहुँच गए। अफ्रीका में प्रवास कर गए तो वहाँ की जनसंख्या में क्या कर दी? इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। तो यहाँ की जनसंख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। 1950 की बात करें तो 12.2 करोड़ क्या थी? अफ्रीका की जनसंख्या थी। 2001 में 81 करोड़ हो गई, और 2011 में 105.1 करोड़ क्या हो गई? अफ्रीका की जनसंख्या हो गई। कह सकते हैं कि अफ्रीका में जो जनसंख्या वृद्धि दर है सभी महाद्वीपों से अधिक पाई जाती है। जन्म दर 36 प्रति हजार पाई जाती है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि होती है। जनसंख्या की जो बसावट है मध्य तथा पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है, और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें जो स्थिति है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। कारण क्या है? प्राकृतिक चिकित्साओं का आज भी अभाव पाया जाता है, जिसके कारण जो मृत्यु दर है उसमें क्या पाई जाती है? अभाव पाए जाने के कारण मृत्यु दर कह सकते हैं उसमें कमी नहीं आ रही है। और यही कारण है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है सबसे अधिक जनसंख्या नाइजीरिया में, फिर मिस्र में, फिर इथोपिया में पाई जाती है। और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, और यहाँ पर 36 प्रति हजार से अधिक जन्म दर पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, और जो स्थिति है वह किस प्रकार की बनी हुई है? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे। रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। इसमें मुख्य रूप से 3 ही कारण होते हैं किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने के और जनसंख्या के कम होने के। प्राकृतिक चिकित्साओं का अभाव रहता है, क्षेत्र किस प्रकार का है,
उसकी जो स्थितियां हैं, भौतिक परिवेश है, वो क्या करता है, उस पर निर्भर करता है। और यही कारण है कि उस क्षेत्र विशेष की जो जनसंख्या है उसमें किस प्रकार की जनसंख्या पाई जाएगी। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका, इसकी बात हम करेंगे कल। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 1650 में अफ्रीका की टोटल जनसंख्या कितनी थी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। यूरोप के हम बात करेंगे कोई भी ऐसे 2 देशों के नाम बताओ जहाँ पर जनसंख्या ऋणात्मक है, जनसंख्या में कमी आई है, जनसंख्या किस प्रकार की है, ऋणात्मक है। इन क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। पढ़ते रहें अच्छे से, सेफ रहें, घर रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी समस्याएं आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।